हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का कविता वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का तीसरा भाग है। अगर इससे पहले वाले भाग आपने नहीं सुने हैं तो इसे ज़रूर सुने। ये तो बताते जाइए बेटा कि नाश्ते में आप क्या खाएंगे? सुधा ने रूम से बाहर आकर ऊंची आवाज़ में पूछा। करण ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, सूजी का हलवा और गोभी के पराठे। सुधा मुस्कुराने लगी और करण अपने ही घर के थर्ड फ्लोर पर बने जिम में चला गया। मधु किचन में गायत्री के लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। मीरा का नंबर देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा, बोल। मीरा ने कॉलेज से बाहर आते हुए कहा, मधु, आज कॉलेज में दीपेश सर ने चार चार स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हैं और हमारे ग्रुप में हम दोनों के साथ विनय और सुप्रिया भी है। हर ग्रुप को एक फेमस शहर दिया गया है, किसी को जयपुर, किसी को ग्वालियर, किसी को आगरा और हमें शिमला मिला है। हमें शिमला के शहर के सारे फेमस प्लेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करके उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें हमें मार्क्स मिलने वाले हैं और ये मार्क्स हमारे फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। ये सुनकर मधु बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है मीरा। हम ना तेरे कंप्यूटर से नेट के ज़रिए आज ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कल से ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जी नहीं, मीरा ने तुरंत कहा। ये सुनकर मधु चुप हो गई। मीरा ने फिर से कहा, दीपेश सर ने साफ कहा है कि नेट के लोगों को आलसी बना दिया है, क्योंकि नेट पर सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसे भी जो शहर दिया गया है उन्हें उस शहर में जाकर खुद सारी जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर प्रोजेक्ट बनाना है। और इस काम के लिए उन्होंने सबको एक हफ्ते का टाइम दिया है। हमें भी एक हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हमें कल ही शिमला के लिए निकलना होगा। मधु ये सुनकर परेशान हो गई और उसने मीरा से कहा, तू जानती है ना कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। मीरा ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहा, पर मधु, तू समझ क्यों नहीं रही है? तुझे चलना होगा क्योंकि हमारी टीम में तू और विनय ही हो जो ये काम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तेरे भरोसे पढ़ाई करती हूँ और सुप्रिया को तो तू अच्छे से जानती है। ये प्रोजेक्ट बनाना उसके बस की बात नहीं है। प्लीज़ मधु, मेरी खातिर चल प्लीज़। मधु ने परेशान होकर कहा, तू भी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। दादी माँ की फैमिली आ गई है, मैं क्या कहूँगी उनसे? माँ को भी मेरा जाना पसंद नहीं आएगा और पापा को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहती। तू सिर्फ दादी माँ से इजाज़त ले ले, तेरे पापा से मैं बात कर लूँगी। प्लीज़ मधु, समझने की कोशिश कर। इस प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं फेल हो जाऊँगी। प्लीज़ एटलीस्ट मेरी खातिर जाने की एक कोशिश तो कर प्लीज़। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सोच में पड़ गई। मीरा ने फिर से कहा, प्लीज़ मधु, मान जा, सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। ठीक है, पर तू किसी से बात नहीं करेगी। दादी माँ से इजाज़त मिलने के बाद घर पर बात मैं खुद करूँगी। मधु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। ये सुनते ही मीरा खुशी से उछल पड़ी और बोली, थैंक यू मधु। अच्छा सुन, मैं आज कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई हूँ, इसलिए अंकल को मैं अपनी गाड़ी में आराम से हॉस्पिटल ले जाऊँगी, ठीक है? मधु ने हल्की सी मुस्कान से कहा, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। ओके। मीरा ने इतना कहते ही मधु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गायत्री का नाश्ता और जूस लेकर उनके कमरे की ओर चल दी। पर गायत्री अपने कमरे में नहीं थी। मधु उन्हें ढूंढती हुई रोहित के कमरे में पहुंची। रोहित ने मधु को देखते ही कहा, आओ मधु, दादी माँ को तुम्हारे ही आने का इंतजार था। गायत्री को वहां देखकर मधु मुस्कुराते हुए रूम में आई और उसने गायत्री के सामने बेड पर नाश्ता रखते हुए कहा, आपका नाश्ता दादी माँ। गायत्री ने नाश्ते की प्लेट से कटे हुए एप्पल का एक टुकड़ा उठाकर कहा, बेटा, हमने रोहित से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी है। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु उदास होकर वहाँ से जाने लगी तो रोहित ने मधु को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो मधु? बैठो। मधु पलटी और उसने रोहित की ओर देखकर कहा, वो मैं
दादी माँ के रूम से उनकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु जाने लगी। रुकिए बेटा, गायत्री ने मधु को रोकते हुए कहा। उनके रुकते ही मधु रुक गई और पलट कर गायत्री की ओर देखने लगी। गायत्री बेड से उठी और उन्होंने मधु के पास आकर पूछा, मधु, आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? मधु ने कुछ पल सोचा और फिर रोहित को देखने लगी। रोहित उसे देखकर मुस्कुराने लगा। गायत्री ने फिर से पूछा, बोलिए बेटा, क्या कहना चाहती हैं? मधु ने झेपते हुए कहा, दादी माँ, वो कल मुझे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए इंदौर से बाहर जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। इतना कहकर मधु चुप हो गई और गायत्री सोच में पड़ गई। रोहित बेड पर लेटा ये सब देख रहा था। उन्हें इस तरह सोचते देख मधु ने तुरंत कहा, दादी माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रोहित ने बेड से उठकर कहा, तुम्हें जाना चाहिए मधु, कॉलेज का प्रोजेक्ट है। नहीं जाओगी तो तुम्हारे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। मधु गायत्री की ओर बहुत उम्मीद से देखने लगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जाइए बेटा। ये सुनते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख रोहित भी बहुत खुश हुआ। वैसे हम आपको जाने की इजाज़त कभी नहीं देते, पर अब हमारा रोहित आ गया है, इसलिए आपके बिना भी हमारा मन लगा रहेगा। पर आप जल्दी आ जाइएगा, वरना हम अपना ख्याल रखने के लिए किसी और लड़की को रख लेंगे। मधु ने गायत्री की हथेली पकड़कर तुरंत कहा, नहीं दादी माँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 4-5 दिनों में वापस लौट आऊँगी, प्रॉमिस। गायत्री मुस्कुराने लगी तो मधु ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। रोहित भी मधु को देखकर मुस्कुराने लगा। मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, पर उसके जाते ही गायत्री उदास हो गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु, हम तो ये सोच रहे थे कि रोहित के आते ही हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आप और रोहित एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर आप तो जा रही हैं। हमारे लिए एक एक दिन कीमती है। हम तो ये सपना देखे बैठे थे कि रिधिमा और करण की शादी के साथ ही हम आपकी और रोहित की शादी भी करवा देंगे, पर लगता है कि शायद हमारा सपना इतनी जल्दी सच नहीं हो पाएगा। पास खड़े रोहित ने जब गायत्री को सोच में डूबा देखा तो गायत्री को साइड से हक करते हुए कहा, दादी माँ, आप मधु के जाने से इतना उदास क्यों हो रहे हो? वो कुछ दिनों में वापस आएगी। तब तक हम दोनों मिलकर रिधिमा और मिस्टर खड़ूस की सगाई की तैयारी करते हैं। सगाई की तैयारियों के बीच आपको मधु के न होने का एहसास भी नहीं होगा। सही कहा आपने बेटा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए रोहित के गाल को छूकर कहा। रोहित ने गायत्री को पकड़कर बेड पर बैठाया और नाश्ते की ओर देखकर गायत्री को नाश्ता करने का इशारा किया। गायत्री चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी मधु गायत्री की मेडिसिन लेकर आई और बोली, जल्दी से नाश्ता करिए दादी माँ और अपनी मेडिसिन ले लीजिए। गायत्री ने नाश्ता करते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मधु, हम हमारी पोती की शादी में उन्हें एक बंगला गिफ्ट करना चाहते हैं। रोहित ने हमें इंटरनेट पर एक बंगला दिखाया है जो हमें बहुत पसंद आया है। रोहित और हम वही बंगला देखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलकर बंगला देखें। मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी माँ, आप दोनों जल्दी से आ जाइए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। इतना कहकर रोहित कमरे से चला गया। गायत्री ने मधु की बाँह पकड़कर कहा, बेटा, हम वॉशरूम से अभी आते हैं। मधु ने सिर हिला दिया तो गायत्री वॉशरूम में चली गई। मधु ने उनके जाते ही तुरंत मीरा को फ़ोन किया। मीरा ने मधु के घर की पास वाली सड़क पर गाड़ी रोकते हुए पूछा, दादी माँ से बात हुई? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ ने लीव दे दी। व्हाट? मीरा ने खुश होते हुए पूछा। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी घर से इजाज़त मिलना बाकी है। मीरा अपनी गाड़ी से बाहर आई और उसने गाड़ी लॉक करते हुए कहा, हम उन्हें भी मना लेंगे, तू चिंता मत कर। अब मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मैं तेरे घर पहुँच गई हूँ। हॉस्पिटल पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। मधु ने कहा, जी मैडम, बाय बाय। मधु ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। इधर करण ब्लू जीन्स पहने अपनी ब्लैक कलर की शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और लिविंग रूम में आते ही जोर से चीखा, पाटिल। करण की आवाज़ सुनते ही पाटिल भागता हुआ आया और करण के सामने हाथ की घड़ी बनाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले।
करण के इतना कहते ही पाटिल भागता हुआ चला गया। सुधा ने पाटिल को जाते देखा और मुस्कुराते हुए करण के पास आकर बोली, बेटा, कभी तो ऑफिस में बॉस जैसे कपड़े पहन लिया कीजिए। एक तो आप ऑफिस में बहुत कम जाते हैं और ऊपर से आपके कपड़े देखकर कौन कहेगा कि आप अब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी हैं। मेरे बेटे को ऑफिस जाकर एमडी की कुर्सी पर बैठकर रौब दिखाने से ज़्यादा काम करना पसंद है माँ, बलदेव ने अंदर आते हुए कहा। करण और सुधा ने बलदेव की आवाज़ सुनते ही पलट कर देखा तो सामने बलदेव और शालिनी खड़े थे और पाटिल उनका सामान लिए चला आ रहा था। करण उनकी ओर बढ़ा और उसने अपने डैड के गले लगकर पूछा, नानू की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है और तुम्हारी शादी तक पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे, बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने अपनी माँ को गले लगाया और बोला, मम्मा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ डिनर पर मेरा इंतज़ार मत करिएगा, खाना खा लीजिएगा। इतना कहकर करण जाने लगा। वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बलदेव ने उससे कहा, शामेर वाली ज़मीन हमें हर कीमत पर चाहिए करण। करण रुका और उसने पलटकर अपने डैड की ओर देखकर कहा, यू डोंट वरी डैड, ज़मीन हमें ही मिलेगी, पर मैं उस ज़मीन की उतनी ही कीमत दूंगा जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। मैं उस दलाल को 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। इतना कहकर करण चला गया। बलदेव, सुधा और शालिनी तीनों मुस्कुराने लगे। घर के बाहर करण का ड्राइवर उसकी गाड़ी साफ कर रहा था। करण ने बिना कुछ कहे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी की चाबी करण के हाथ में थमा दी। करण ने अपने ग्लासेस लगाए और गाड़ी का डोर खोलकर गाड़ी में बैठा। उसने सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। सुधा ने सोफे पर बैठते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, चेतन इंदौर आ गया है और मैंने आज उन सबको डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। सब एक साथ होंगे तो सगाई और शादी की प्लानिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तभी मंगेश चाय लेकर आ गया। माँ, आपने करण को नहीं बताया कि आज चेतन भाई साहब अपने परिवार के साथ डिनर पर आ रहे हैं? शालिनी ने चाय का कप उठाकर सुधा को देते हुए पूछा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कप लेकर कहा, अगर हम उन्हें बता भी देते तो अभी वो अपना काम छोड़कर डिनर के लिए कभी नहीं आते और आप ये बात अच्छे से जानती हैं। शालिनी कुछ नहीं बोल पाई। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मधु उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी और गायत्री पीछे की सीट पर। रोहित ने गाड़ी को लेफ्ट टर्न देते हुए कहा, दादी माँ, आपका होने वाला दामाद तो खुद एक बहुत बड़ा आर्किटेक्टर है, तो फिर आपने उससे ही क्यों नहीं कहा कि वह खुद अपने लिए घर पसंद कर ले? अगर आप उससे कहती तो वह बहुत कम वक्त में आपको इतना बेहतरीन बंगला बनाकर देता जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम रिधिमा और करण को उनकी शादी का सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उनसे कैसे कहें? अगर करण से काम करवाते तो हमारा सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहता। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और उसके पास बैठी मधु भी। मधु को मुस्कुराते देखकर रोहित मधु फिर से मुस्कुरा दी। वैसे मधु, तुम कम बोलती हो या मैं ही कुछ ज़्यादा बोलता हूँ? रोहित ने मधु की ओर देखकर पूछा। तो मधु ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, ना मैं कम बोलती हूँ और ना आप ज़्यादा बोलते हैं। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आप और दादी माँ बातें कर रहे थे और मुझे दादी और पोते के बीच बोलना ठीक नहीं लगा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों को इस तरह बातें करते देख गायत्री बहुत खुश हुई और तुरंत बोली, वैसे बेटा, मधु उस ग्रामोफोन बाजे की तरह है जो एक बार बजना शुरू हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। रियली? रोहित ने मधु को देखकर हैरानी से पूछा। मधु फिर से मुस्कुराने लगी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, फिर तो हम दोनों की बहुत जमने वाली है और हम बहुत जल्द बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। सो मधु जी, आपके अच्छे दोस्तों में इस गरीब को जगह मिलेगी या नहीं? मधु ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो हमें मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो मैं अभी से कैसे कहती हूँ कि इन फ्यूचर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं या नहीं? कभी कुछ मुलाकातें होने दीजिए, आपको जानने दीजिए, पहचानने दीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगी आपको दोस्त बनाया जा सकता है या नहीं। इतना ही सुनते ही रोहित ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और कहा, कमाल की लड़की हो यार मधु,
मेरे सामने मेरे मुंह पर कह रही हो कि तुम रोहित व्यास से दोस्ती करने से पहले सोचोगी? यार, अगर रोहित व्यास किसी लड़की की आंखों में देखकर प्यार से उसका नाम भी ले दे, तो वो लड़की अपना दिल निकाल कर मेरी हथेली पर रख दे। रियली? चलिए जरा ट्राई करिए। मैं भी तो देखूं कि मिस्टर रोहित व्यास में ऐसा क्या जादू है, जो वो किसी लड़की का नाम प्यार से ले तो वो तुरंत अपना दिल निकाल कर उनकी हथेली में रख दे। मेरी आंखों में देखिए और लीजिए बहुत प्यार से मेरा नाम। वादा करती हूँ पलके भी नहीं झपकाऊंगी। मधु ने रोहित की आंखों में देखकर कहा। ये सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने मधु की खूबसूरत आंखों में देखा। कुछ देर बाद वो झेप गया और अपने दादी माँ की ओर देखा, जिसे रोहित का चेहरा देखकर हंसी आ रहा था। रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, खतरनाक लड़की हो यार, सच में। मेरी दादी माँ के सामने बड़ी ही खूबसूरती से मेरी इंसल्ट कर दी तुमने। बचकर रहना पड़ेगा तुमसे। इतना सुनते ही मधु की हंसी छूट गई और वो रोहित का चेहरा देखकर हंसते हुए बोली, गाड़ी स्टार्ट कीजिए मिस्टर रोहित व्यास। रोहित ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर गाड़ी स्टार्ट की। गायत्री ने दोनों को इस तरह साथ में हंसते हुए देखा तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन कहा, आज हमें यकीन हो गया मधु कि वो आप ही हैं जो हमारे रोहित के लिए बनी हो। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही हमारे रोहित को हमारी तरह अपना बना लेंगी। कुछ देर बाद गाड़ी ड्राइव करने के बाद रोहित ने एक बड़े से बंगले के बाहर गाड़ी रोकी और बोला, लीजिए दादी माँ, पहुँच गए। तीनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, बंगले को बिकवाने वाला दलाल उन्हें बाहर ही अपनी गाड़ी के पास खड़ा नजर आया। उसे देखते ही रोहित ने आगे आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर बंसल। हेलो मिस्टर व्यास। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए आपको घर दिखा देता हूँ, बंसल ने कहा। उसके इतना कहते ही गेट के बाहर बैठे गार्ड ने उठकर गेट का ताला खोला और बंसल के साथ तीनों अंदर जाने लगे। तभी मधु के फोन की बेल बजी। मीरा का नंबर देकर उसने गायत्री से कहा, दादी माँ, आप सब चलिए, मैं मीरा से बात करके बस अभी आई। ठीक है बेटा, पर जल्दी आइएगा, गायत्री ने मधु के गाल को छूकर कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो तीनों अंदर चले गए और मधु ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा, चेकअप हो गया? मीरा ने जवाब दिया, डॉक्टर चेकअप ही कर रहे हैं। मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अंकल का चेकअप करवा कर मैं उन्हें ठीक से घर पहुंचा दूंगी। माँ भी साथ होगी ना? मधु ने पूछा। हाँ, मीरा ने सामने चेयर पर बैठी आरती की ओर देखकर कहा, जो उसे ही देख रही थी। मधु ने गहरी सांस ली। तभी मीरा की नज़र बाहर आए डॉक्टर पर पड़ी और मीरा ने मधु से कहा, अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, बाय। मधु आगे कुछ बोल पाती उसके पहले ही मीरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मधु मुस्कुराते हुए जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए पलटी, अचानक उसकी नज़र उसकी दाईं ओर से आ रहे एक जोगी बाबा पर पड़ी, जो बहुत बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने गेरुआ रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था, गले में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर चंदन का टीका लगाया हुआ था। उनकी जटाएं उनके चेहरे को कुछ ढके हुए थी। उनके गले में डले गमछे पर जय श्री महाकाल लिखा हुआ था। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो हाथों में कमंडल लिए बहुत तेजी से चल रहे थे। मधु ने उनके पास आकर पूछा, पैदल महाकाल मंदिर जा रहे हैं बाबा? उस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा। इतना सुनते ही मधु अपने बैग में रुपए ढूंढने लगी। बाबा उसके देखकर मुस्कुराने लगे, पर अचानक उनकी नज़र मधु के मस्तक पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मधु के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मधु उन्हें हैरानी से देखने लगी। कुछ देर बाद उस बाबा ने अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ हटाया तो मधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें 100 का नोट देते हुए कहा, बाबा, आप पैदल जा रहे हैं, इन पैसों से रास्ते में कुछ खा लीजिएगा। आने वाले तूफान का सामना कर पाओगी बेटा? बाबा के इतना पूछते ही मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। बाबा ने फिर से मधु के माथे की लकीरें देखते हुए कहा, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे साथ ऐसा खेल खेलने जा रही है जिसमें अगर तू जीत गई तो सब कुछ पा लेगी, पर अगर हार कर टूट गई तो अपनी जिंदगी भी खो देगी। ये सुनकर मधु परेशान हो गई। बाबा ने फिर से कहा, अभी तक तूने जो भी सहा है वो तो कुछ भी नहीं था बेटा, तूफान तो अब आएगा तेरी जिंदगी में।
बहुत बड़ा तूफान। दूसरी ओर करण तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसी सड़क पर चला आ रहा था। बाबा की बातें सुनकर मधु उन्हें हैरान और परेशान नजरों से देखने लगी। बाबा ने फिर से मधु के माथे को देखकर कहा, एक ऐसा तूफान की ओर तेरे कदम बढ़ रहे हैं बेटा, जो न जाने कहाँ जाकर थमेगा। पर उस तूफान को रोकने और उसे शांत करने की शक्ति रखती है तू। ये तूफान तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। ये सुनते ही मधु बहुत घबरा जाती है और अपनी नजरें झुकाकर सोच में पड़ जाती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, अगर ये तूफान तुझसे कुछ छीनेगा तो यही तूफान तुझे उम्र भर के लिए किसी का साथ भी देगा। एक ऐसा हमसफर जो तेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। एक बार तेरा हाथ थाम लेगा तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। मधु अभी भी बिना पलके झपकाए उन्हें देख रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक मुखी रुद्राक्ष निकाला। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मधु की कलाई पकड़ी और रुद्राक्ष उसकी हथेली में रखकर कहा, बेटी, इसे बाबा महाकाल का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जो तकलीफें तुझे तेरी माथे की लकीरें देने जा रही हैं, उसे सहना तेरे लिए आसान नहीं होगा। बहुत दर्द होगा तुझे, पर ये रुद्राक्ष तुझे वो दर्द सहने की हिम्मत देगा। बेटा, तूफान का काम होता है बहुत तेजी से आना और सब कुछ तहस नहस करके उतनी ही तेजी से चले जाना। पर जो उस तूफान का डंटकर सामना कर लेता है वही जाता है। ये रुद्राक्ष तुझे उस तूफान में भी कसकर थामे रखेगा, इसलिए इसे खुद से दूर कभी मत होने देना। इतना कहकर वो बाबा जाने लगा। मधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा। बाबा के कदम रुक गए। मधु फिर से उनके पास आई। उसने बाबा की हथेली पकड़कर मुस्कुराते हुए उसमें 100 रुपए रख दिए और उनके पैर छुए। बाबा ने मधु के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा महाकाल तेरी रक्षा करे। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा चले गए। मधु बीच सड़क पर खड़ी उन्हें जाती हुई देख रही थी। तभी पीछे से करण अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए बहुत तेजी से मधु की ओर बढ़ा चला आ रहा था। पर मधु बीच सड़क पर खड़ी उस बाबा को जाते देख रही थी। उसके कानों में उस बाबा की कई बातें गूंज रही थी, इसलिए उसे करण की गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं दे रहा था। करण को सड़क पर खड़ी लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक मधु को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके बहुत नजदीक आ चुकी थी। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और गाड़ी मधु के बहुत करीब आकर रुक गई। जाते हुए उस जोगी बाबा को भी गाड़ी के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। उनके कदम रुक गए और उन्होंने बिना पलटे मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तूफान, हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। करण गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। मधु अभी भी घबराई हुई अपना चेहरा ढके खड़ी हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। करण के इस तरह अचानक से खींचने की वजह से मधु खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सिर एक बार फिर करण के सीने से लग गया। मधु ने घबराकर अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की दोनों बाहें पकड़कर उसकी ओर देखकर कहा, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। इतना कहते ही वो चुप हो गया, क्योंकि वो मधु को पहचान गया था। उसने गुस्से में मधु को फिर से धकेल दिया। मधु जाकर करण की गाड़ी से टकरा गई, पर इससे पहले कि वह गिरती, करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। करण का एक हाथ मधु की कमर पर था तो दूसरे से उसने उस मधु की कलाई पकड़ रही थी। उसने गुस्से में मधु से कहा, मेरे ही सामने गिरने और मरने का सपना लेकर इस दुनिया में आई हो क्या? मधु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। मधु के इतना कहते ही करण ने गुस्से में मधु को और कस कर पकड़ लिया। मधु घबराई हुई सी अपने आसपास से गुजर रही गाड़ियों और लोगों को देखते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए, लोग देख रहे हैं। मधु ने इतना कहा ही था कि करण मधु को और करीब लाकर बोला, करण खुराना किसी के कहे मुताबिक काम नहीं करता, वो वही करता है जो उसका दिल करता है। मधु ने गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए कहा, और मधु शर्मा भी वही करती है
जो उसका दिल करता है। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो भोलेनाथ की कसम, मुझे इस तरह से पकड़कर अपने करीब लाने पर मैंने आपको बहुत जोर का थप्पड़ लगा दिया होता। ये सुनते ही करण का गुस्सा और बढ़ गया और उसने मधु को और करीब लाकर कहा, जो तुम्हारी जी में आए करो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मधु और करण दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगे। तभी करण को सामने से आता हुआ ट्रक नजर आया तो बहुत तेजी से उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। करण मधु को अपनी बाहों में लिए तुरंत ट्रक के सामने से हट गया। मधु कांपते हुए उस ट्रक की ओर देखने लगी और करण उसे। मधु ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। करण अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। थैंक यू, मधु ने करण की ओर देखकर कहा। करण ने एक बार फिर गुस्से में मधु को खुद से दूर धकेल दिया। मधु के हाथ से रुद्राक्ष करण की जेब में गिर गया। करण बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया। मधु उसे जाते देख रही थी। उसने जमीन पर पड़ा अपना बैग उठाया और खुद से कहा, ये इंसान है या फिर कोई तूफान। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, प्लीज भोलेनाथ, अब इस आदमी से कभी मत मिलाना, प्लीज। तभी रोहित वहां आ गया और उसने मधु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मधु। मधु ने घबराकर तुरंत पलट कर देखा। रोहित को सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित भी मुस्कुरा दिया और उसने मधु से पूछा, अब अंदर चलोगी या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलिए। मधु के इतना कहते ही दोनों बंगले की ओर बढ़े। मधु अभी भी उस बाबा की बातों को लेकर परेशान थी। रोहित ने चलते हुए कहा, दादी माँ को ये घर बहुत पसंद आया। अब देखना है कि मेरी पसंद तुम्हें पसंद आती है या नहीं। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। रोहित ने फिर से पूछा, मैंने कुछ कहा तुमसे मधु? हाँ, मधु ने चौंक कर कहा, तुम ठीक तो हो ना? मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी। इतना कहकर मधु तेजी से चलती हुई बंगले के अंदर पहुंची। हॉल में खड़ी गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोले, मधु, हमें तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आप भी देखकर बताइए बेटा कि आपको कैसा लगा। मधु ने सिर हिला दिया और घर देखने लगी। रोहित ने बंसल से पूछा, मिस्टर बंसल, इस बंगले की कीमत क्या है? लगभग 20 करोड़, बंसल ने जवाब दिया। तभी बंगला देख रही मधु, जो ऊपर के रूम को देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसके कदम रुक गए। गायत्री ने मुस्कुराते हुए बंसल से कहा, ठीक है, आप पेपर्स घर भिजवा दीजिए। हम पेपर्स रीड कर लेते हैं और उसके बाद ये डील फाइनल करते हैं। 1 मिनट दादी माँ। इतना कहकर मधु सीढ़ियों से नीचे आई।